वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो इसी तारतम्य में पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा है। अब इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि को सीखेंगे। तो विलोपन विधि क्या है? यह दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि है। इस विधि में क्या करते हैं कि हम दो चरों में से x या y, दो में से किसी एक को समीकरण से विलोपित कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। यह जो दो चर हैं x और y, इनमें से जो समीकरण का युग्म है उनमें से किसी एक चर को, चाहे x को या y को, एलिमिनेट कर देते हैं ताकि दूसरे चर का मान आसानी से निकाल सकें। तो अब चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं विलोपन विधि से किस तरह से समीकरण के युग्म को हल कर सकते हैं। तो पहला चरण क्या है? दोनों समीकरणों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि x और y के जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो एक दूसरे के नीचे आ जाए। फिर अगले चरण में क्या करेंगे कि किसी एक चर x या y जो हमको ठीक लगे, जो सरल लगे, उसके गुणांकों को बराबर करने के लिए दोनों समीकरणों में, दोनों पक्षों में आवश्यक संख्या जो शून्येतर अचर है उससे गुणा कर देते हैं और दोनों समीकरणों को अब आपस में आवश्यकतानुसार या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, जिससे एक चर एलिमिनेट हो जाता है और अब हमको जो समीकरण है वो एक चरीय रैखिक समीकरण मिल जाता है। अब यदि स्टेप 3 में हमको एक चर में समीकरण मिलता है तो हमको अगले चरण में जाना है, नहीं तो यहाँ पर यदि हम जब जोड़ते या घटाते हैं तो हमको एक चर में रैखिक समीकरण न मिलकर चर रहित, बिना चर वाला एक सत्य कथन मिल जाता है। जैसे 9 बराबर 9 मिल गया, इस तरह से कोई सत्य कथन मिल गया तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब यदि चर रहित असत्य कथन मिल गया, जैसे 10 बराबर 11 मिल गया तो असत्य है। तो यदि असत्य कथन मिलता है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। अब मान लीजिए कि ये दोनों स्थितियां नहीं बनती, हमको एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है, तो हम जो चर बचा है x या y उसका मान निकाल लेते हैं और इस मान को किसी भी मूल समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो उससे हमको अगला चर जो है उसका मान मिल जाता है। इस तरह से दोनों चर x और y के मान मिल जाते हैं और यही हमारा अभीष्ट हल होता है। अब चलिए हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करके इस विधि को और अच्छे ढंग से समझते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह बताना है। तो प्रतिस्थापन विधि पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली प्रश्नावली में, पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बताया है, तो आप लोग उसको वहां से देखकर हल कर लेंगे। यहाँ पर हम विलोपन विधि से समीकरण हल करना बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि से आप लोग स्वयं से अपने कॉपी में हल कर लेंगे और फिर आपको देखना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ x धन y इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 को मान लिया समीकरण 1। अब दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि y में यदि पहले समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो दोनों y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस जब होते हैं तो जोड़ने पर ये जो चर है एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। अब 1 में गुणा करते तो ये 3x हो गया प्लस 3y और ये 5 3 जा 15। तो ये समीकरण, इसका नाम दे दिए 2 और इसको दे दिए समीकरण 3। तो इसको लिख लिए इसके ठीक नीचे, जैसा अभी हमने चर्चा किया कि दोनों समीकरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि चर के गुणांक एक दूसरे के नीचे आ जाएं। तो इसे लिख लिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर जैसे हमने चर्चा किया कि y के गुणांक बराबर है और चिन्ह क्या है, धन और ऋण है। जब धन और ऋण होता है तो जोड़ने पर ये जो है तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब जोड़ दिए तो 3 और 2 5x हो गया। अब 3 से 3y से 3y एलिमिनेट हो गया, कट गया। अब बराबर 15 और 4 19 हो गया। तो x बराबर
ये 5 का इधर भाग हो जाएगा तो 19/5, ये हमको x का मान मिल गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, हम 1 में रखें या मूल समीकरण 3 है, 1 या 3 किसी में रख सकते हैं, तो हम 1 में रखते हैं। तो x की जगह लिख दिए क्या, 19/5 और धन y बराबर कितना है, 5 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 19/5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 में, तो 5 माइनस 19/5, 5 लघुत्तम ले लेंगे तो 25 माइनस 19/5, 25 में 19 घटाएंगे 6/5। इस तरह से इस समीकरण योग का अभिष्ट हल मिल गया, x बराबर 19/5 y बराबर 6/5। इस मान को हम इस समीकरण किसी में 1 अथवा 3 में रखकर चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है अथवा नहीं। जैसे इसमें रखते हैं तो 19/5 और धन 6/5, तो 19 धन 6 कितना होगा, 25/5, और जब 25 में 5 को भाग देंगे तो 5 आ जाता है, मतलब हमारा जो हल है वह सही है। इस तरह से हम किसी भी एक समीकरण जो मूल समीकरण है उसमें मान रखकर हम यह भी जांच सकते हैं कि मेरा जो उत्तर आया है वह सही है अथवा नहीं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो इसको मान लिया समीकरण 1। दूसरा दिया 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो इसको मान लिया समीकरण 2। अब यहाँ भी देखते हैं कि ये प्लस में है माइनस में है, तो y को ही हम बराबर कर लेते हैं। तो दो में समीकरण 2 में हम यदि 2 का गुणा कर दे तो y बराबर हो जाएगा, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर पहला समीकरण इसी तरह से लिख लिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और दूसरा समीकरण 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x ऋण 2y बराबर 4। अब जोड़ने पर जोड़ते हैं तो 4 और 3 7x हो गया, और ये 4y से 4y कट गया, प्लस माइनस है तो अब 10 और 4 जुड़ गए तो 14 हो गए। तो x बराबर 7 का इधर गुणा भाग हो जाएगा, 14/7 बराबर 2 आ गया, तो x का मान आ गया 2। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर 3 x की जगह 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 और धन 4y धन 10, तो 4y बराबर 10 और 3 दूनी 6, तो 6 का पक्षांतर करेंगे तो इधर जोड़ है तो इधर घटाना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, तो y बराबर क्या हो गया, 4/4 बराबर 1। अतः अभीष्ट हल क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। अब इसको हम इसमें रखकर चेक कर सकते हैं, x बराबर 2 तो 3 दूनी 6, y बराबर 1 तो 4, 6 4 10, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, मतलब हमारा उत्तर सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, पहला समीकरण दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हो गया समीकरण 1। फिर इसको भी व्यवस्थित करेंगे, 9x और 2y को इधर ले आएंगे तो -2y हो गया इक्वल टू 7, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x और y यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो दोनों के चिन्ह बराबर है, तो हम किसी को वो कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में देखते हैं कि यदि हम ये यक्स में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर चाहे यक्स को बराबर करें या y को, दो में से किसी एक को हम बराबर कर लेंगे। तो पहला समीकरण जब 3 का गुणा किए तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 तिकाई 9x माइनस 3 पच्चे 15y और 4 तिहाई 12, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 एज इट इज है तो इसको ऐसे लिख लिए, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब जब यक्स के गुणांक हम देख रहे हैं बराबर हो गए हैं और चिन्ह दोनों का धन है, तो जब समान चिन्ह होगा धन धन या ऋण तो घटाना पड़ेगा, तो घटाने पर घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले समीकरण में चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो अब ये माइनस हो गया तो ये प्लस है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पे प्लस हो गया और ये माइनस है तो 15 में से 2 घट जाएगा तो -13 आ गया। अब यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो 12 में से 7 गया तो 5 आ गया। तो अब y बराबर क्या होगा, 13 का पक्षांतर हो जाएगा, और ऋण है तो ऋण इधर आ जाएगा, -5/13, ये जो हो गया y का मान निकल गया। y का मान समीकरण मूल समीकरण में रखना है तो 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो 3x और y की जगह क्या लिख दें, -5/13, 5 पहले से है, -5/13 बराबर 4। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पचम 25, 25/13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 25/13 हो गया। अब यहाँ से 13 लघुत्तम लेंगे, 13 चौको 52 और माइनस 25, 52 माइनस 25/13, तो 52 में से 25 घटाएंगे 27, 27/13 हो गया। अब 3x बराबर क्या आया, 27/13। अब 3 का भी जो है तो पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 27/3 गुणे 13 हो गया, 3 से 27 कट जाएगा, 3 9 27, तो 9/13 हमको x का मान मिल गया था। अभिशिष्ट हल क्या मिल गया, x बराबर 9/13, y बराबर -5/13।
अब इसको हम मूल समीकरण एक में या दो में रखकर देख सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। जैसे यहाँ पर रखते हैं तो 9 त्रिक 27/13 और यहाँ पर माइनस क्या है, माइनस माइनस ये -5 है, और यहाँ पे -5/13 रखेंगे तो 25/13 हो जाएगा। 27 और 25 तो 52 हो जाएगा। अब 52 में 13 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब सही है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। पहला समीकरण दिया है x/2 धन 2y/3 बराबर -1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 6 आ जाएगा, 6 से गुणा कर दे तो समीकरण सरल हो जाएगा। तो समीकरण एक के दोनों पक्ष में 6 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा भाग जोड़ घटाना करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 तो 3x, यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 2 दूनी 4y और -6। अब इसी तरह इसमें देखते हैं कि यहाँ पर लघुत्तम 3 आ जाएगा, 3 से दोनों पक्ष में गुणा कर देते हैं तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x, 3 से 3 कट गया तो -y और 3 त्रिकाई 9, तो समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x का मान बराबर है, तो हमको कुछ नहीं करना है, दोनों चिन्ह धन है तो घटाने पर यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ पे ऋण, घटाने पर चिन्ह नीचे वाले समीकरण के बदल जाते हैं। अब ये प्लस माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया तो 4 1 5y हो गया, ये माइनस हो गया तो जुड़ जाएगा, ये भी माइनस है, 9 6 15y, तो 5y बराबर -15, तो y बराबर 5 का पक्षांतर हो जाएगा, -15/5 बराबर -3। तो ये y का मान मिल गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 या 1 किसी में रख सकते हैं, 2 में रख दिया, 3x बराबर -y की जगह हम क्या लिख देंगे, -3 बराबर 9, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3x बराबर, अब उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस था तो उधर माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, तो x बराबर 6/3 या और 3 दूनी 6 बराबर 2। इस तरह से x का मान 2 मिल गया, y का मान -3 मिल गया। इसको हम चाहे तो किसी भी समीकरण में रखकर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 2 में रखते हैं तो x का मान कितना है, 2 है, तो 3 दूनी 6, y का मान -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 6 3 9, मतलब हमारा उत्तर सही है। इस तरह से विलोपन विधि से हम चारों समीकरण हल कर लिए हैं। अब आप लोगों को साथ साथ में प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और देखना है कौन सी विधि अधिक सरल है। अब आगे चलते हैं। इबारती प्रश्न दिए हुए हैं, इन तरह के प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़कर समझना है फिर हल करना है। तो पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है विलोपन विधि से हल कीजिए समीकरण योग बनाने के बाद। तो पहला दिया, यदि अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती। भिन्न क्या होगी, भिन्न में अंश और हर होते हैं, तो मान लिया कि अंश x है हर y है, तो भिन्न क्या होगी, x/y। अब प्रश्न कहता है कि हर में 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे, तो अंश में 1 जोड़ दिया x धन y, और हर में 1 घटा दिया y -1, तो भिन्न हो गई 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो x + 1 बराबर y - 1। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि y को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो x - y बराबर क्या हो गया, ये +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 हो गया, तो x - y बराबर -2 समीकरण 1 मिल गया। अब दूसरी स्थिति में क्या कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना था, x/y + 1, तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 2x बराबर y + 1, तो 2x और y का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो -y हो गया, बराबर 1 आ गया, समीकरण 2 मिल गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि y का गुणांक बराबर है, तो अब चिन्ह क्या है, धन है, दोनों का ऋण है। जब चिन्ह समान है तो हमको क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो -2x है, ये +x है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो -x आ गया। y से y कैंसिल हो गया, ये -1 है तो -2 है तो -3 हो गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 3 आ गया। अब यह समीकरण का जो मान, ये x का मान मिला है, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x की जगह क्या लिख दिया, 3 -y बराबर -2, तो -y बराबर 3, इधर पक्षांतर हो जाएगा -3, -2 -3 जुड़ के -5 हो गया, तो y बराबर हो गया 5। इस तरह से समीकरण का हल क्या हो गया, x बराबर 3 और y बराबर 5, तो भिन्न क्या बन गई, x/y 3/5। अब इसमें कहता है कि इसको चेक कर सकते हैं पहले समीकरण में, जैसे इसमें पहला स्थिति क्या कह रहा था कि अंश और हर में 1 1, अंश में 1 जोड़ दें तो 3 1 4 हो गया, y में घटा दें
तो 5 में से 1 घट गया 4, 4/4, तो भिन्न 1 हो गई, मतलब उत्तर सही है। अब दूसरा कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु याद करनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु y है। तब प्रश्नानुसार कहता है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व में हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था क्या करना है, अगर पूर्व में है तो घटाना है और बाद में कहता है तो जोड़ना है। अब 5 वर्ष पूर्व कर रहा है तो कह रहा है 5 घटा देंगे। तो नूरी की आयु हमने मानी है x में 5 घटा दिए, x-5 हो गया। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की आयु मानी है y, और 5 घटा दिए तो y-5 हो गई। अब प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु को 3 गुना कर देते थे, x-5 नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु को 3 गुना। अब यहाँ पर x और 3y इधर पक्षांतर करेंगे, -3y आ जाएगा। इधर 3×5 = 15, -15, और 5 का पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 15 में 5 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -10। तो इस तरह से एक समीकरण हमको क्या मिल गया, x-3y = -10। अब कह रहा 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरू की आयु क्या हो गया, 10 जुड़ जाएगा, x-10, और सोनू की आयु में जुड़ जाएगा तो y-10। अब कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु जो है सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो नूरी की आयु क्या है, x-10, और सोनू की आयु में 2 का गुणा कर दिए। तो अब यहाँ से x और 2y का पक्षांतर कर लिए तो x-2y हो गया। इधर क्या बचा, 20, और इधर क्या है 10, तो 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 20 में 10 घट गया तो 10 बच गया। अब इस तरह से दूसरा समीकरण हमको क्या मिल गया, x-2y = 10। दोनों समीकरण को लिख लिए। हम देखते हैं x का गुणांक बराबर है, अब चिन्ह समान है, धन धन है, तो घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया तो 3 में से 2 घट गया तो -y हो गया, और ये -10 हो गया तो माइनस माइनस जुड़ गया तो -20 हो गया। तो y बराबर 20। तो y का मान हमको मिल गया। अब यह मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x माइनस y की जगह क्या लिखेंगे, 20, तो 20 दूनी 40 बराबर 10 दिया है। तो x बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर आके ये क्या बन जाएगा, जुड़ जाएगा 40, तो ये हो गया 50। अतः अभीष्ट हल क्या हो गया कि x क्या मान है, नूरी क्या है, तो नूरी क्या है 50 वर्ष, और सोनू क्या क्या हो गई 20 वर्ष। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी एक में रखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर सही है अथवा नहीं है। तो इसको चेक कर सकते हैं, जैसे 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो अब चाहे इस समीकरण में रख दें, यहाँ पे हम रख देंगे तो x बराबर क्या है, x का मान 50 है, और y का मान कितना है, 20 है। तो 20 दूनी 40, 50 में 40 घटाएंगे 10 आ जाता है। इस तरह से हम अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तब 2 अंक की संख्या है तो मतलब उसमें इकाई और दहाई होंगे, तो मान लेते हैं इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तब 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, तो 10y धन x हो गया। अब यदि इसका क्रम पलट देते हैं तो इकाई का अंक x है तो ये दहाई में आ जाएगा, तो 10x धन y हो गया। इसको हम अगर न समझ में आए तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 25 2 अंकों की संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 धन 5। 20 कैसे आए, ये दहाई के अंक में 10 का गुणा किया, 10 दूना 20 और धन 5 25 हो गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा इकाई का अंक x और दहाई के अंक में 10 का गुणा कर दिया। अब यदि इसको पलटते हैं तो ये 52 हो जाती है। अब 52 हम कैसे लिखेंगे, इकाई में 2, तो इकाई में हमने पलटा तो इकाई में y लिख दिया, और दहाई में जो इकाई का अंक था उसका गुणे 10, 50, 10 × 50 तो 52 हो जाता है। तो ये 10x धन y हो गया। आ गया समझ में। इस तरह से दहाई और इकाई का अंक जोड़कर हमको संख्या मिलती है 2 अंकों की, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब पहला प्रश्न क्या कहता है, दोनों अंकों की संख्या को अंकों का योग क्या है, 9 है। तो x, दोनों अंक, एक अंक x है दूसरा y है, दोनों का योग कितना है, 9 है। अब फिर क्या कह रहा है, जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है, मूल संख्या 10y धन x, इसका 9 गुना करते हैं और जब संख्या पलटते हैं तो जो नई संख्या बनती है उसका 2 गुना हो जाता है। तो
नई संख्या क्या बनती है, 10x धन वाई, इसका 2 गुना हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दिए, 10 नैया 90, ये 90, और यहाँ से 2y का इधर पक्षांतर कर लिए, तो 90y माइनस 2y। अब इधर क्या हो गया, 9x, और यहाँ पे 20x, तो 20x में से 9x घटा देंगे पक्षांतर करके, तो 90 में से 2 घटाए तो 88, और 20 में से 9 घटाए तो 11, 11 से 88 कट जाएगा, तो 11 अठे 88, 11 एक कम 11, तो x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 2 मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं x का गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, तो घटा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया तो 8 में 1 जुड़ गया तो 9y हो गया, ये यहाँ पे 9 है, तो y बराबर 9/9 बराबर 1 प्राप्त हो गया। अब इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x और y की जगह लिख दिए 1, तो x धन 1 बराबर 9, 1 का पक्षांतर करेंगे तो 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा। इस तरह से अभीष्ट संख्या हमको क्या मिल गई, x और y का मान मिल गया है। तो संख्या हमारी क्या है, 10y धन x, 10y धन x, तो y की जगह 1 लिख देना है, y का मान 1 आया है, और x का मान 8 आया, 10 एक कम 10 और 8 18 हो गई। तो अब इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आता है, मतलब हमारा हल सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मीना ने 2000 रुपये निकाले, अब उसमें से खजांची से उसने 50 और 100 के नोट मांगे, तो मीना को उसने कुल 25 नोट दिए। अब हमको बताना है कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले। तो मान लिया कि मीना को 50 के नोट एक्स नोट मिले और 100 के वाई नोट मिले। तो अब कहता है कि कुल कितने नोट मिले, 25, तो दोनों नोटों का योग कर दिए तो एक्स धन वाई बराबर 25, समीकरण 1 बन गया। फिर कहता है कि 50 का नोट जितना मिला है, तो 50 का नोट मिला है एक्स, और 100 का नोट कितना मिला है वाई, तो 100 वाई कर दिए। अब कहता है दोनों को मिलाकर कुल रुपया कितना हुआ, 2000, तो 2000 हो गया। तो 50x धन 100y बराबर 2000। अब 50 का पूरे में भाग दे देते हैं, तो ये हो गया x, यहाँ पे 50 का भाग देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 50 का भाग देंगे 40। तो अगला समीकरण क्या मिल गया, x धन 2y बराबर 40, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका गुणांक बराबर है और चिन्ह बराबर है, तो घटाने पर घटा दिए तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, तो माइनस वाई हो गया। ये -40 है, इसमें 25 घटाएंगे तो -15 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर 15। अब यह मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो एक क्या है, एक्स धन वाई बराबर 15, तो यह वाई का मान कितना मिल गया, 15, तो एक्स प्लस 15 बराबर 25। अब 15 पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर 25 माइनस 15, तो एक्स का मान आ गया 10। अब अभीष्ट हल क्या हो गया, एक्स के कितने नोट मिले, 50 के नोट माने हैं यक्स, तो 50 के कितने नोट मिले, 10, और 100 के नोट हमने माना वाई, तो वाई कितना मिला है, 15। तो इस तरह से यक्स के 10 नोट और वाई के 100 नोट प्राप्त हुए। इसको हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख दिए, यक्स की जगह कितना है, 10 है, और वाई की जगह कितना है, 15 है, 15 10 25 हो गया। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यक्स की जगह 10 है और वाई की जगह कितना है, 15, 15 दूनी 30, 30 10 40। तो इस तरह से ये जो है प्रश्न हल हो गया बड़ी आसानी से। अब अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। कहता है किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब फिक्स है कि 3 दिन रखेंगे तो हमको एक फिक्स किराया लगेगा, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए और सूसी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपए दिए, तो नियत किराया अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो मान लीजिए पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का कह रहा है, प्रथम 3 दिन का नियत है, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया x है और अतिरिक्त दिन का किराया y है। तो प्रश्नानुसार 7 दिन का कितना होगा, तो 3 दिन नियत है, तो 7 में 3 घटा देंगे 4 आ जाएगा, तो नियत हो गया x, बाकी बचा 4 दिन, तो 4y, अतिरिक्त किराया y है, 4y बराबर 27। फिर 5 दिन के लिए क्या है, तो 3 दिन का नियत x रुपए और 5 में से 3 घटा दिए तो 2 दिन बचा, 2 दिन के लिए y रुपए बराबर 21। दोनों समीकरण मिल गए। अब x का जो है गुणांक बराबर है, चिन्ह बराबर है, तो घटाने पर घटा दिए तो ये दोनों घट गए, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, 4 में से 2 घट गया, 2y आ गया, 27 में से 21 घट गया, 6 आ गया, तो y बराबर 6/2, तो y बराबर 3 आ गया। मतलब अतिरिक्त दिन का किराया हमको 3 रुपए मिल गया। अब समीकरण 2 में
इस y के मान को रख देते तो यहाँ x और 2 और y की है 3, 3 दूनी 6 बराबर 21, तो x बराबर 21 माइनस ये 6 को पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस हो गया, तो 21 माइनस 6 तो बराबर 15 हो गया। इस तरह से अभीष्ट हल हमको क्या प्राप्त हो गया, प्रथम 3 दिन का किराया यक्स हमने माना था तो 15 रुपए हो गया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया, 3 रुपए। तो 7 दिन का यदि हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 15 और धन 4 और 4 वाई की जगह कितना है 3, 4 3 12, 12 15 कितना होता है 27। तो इस तरह में हमारा उत्तर जो है सही है। तो इस तरह से यह प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है। इसमें केवल क्या करना है, दोनों समीकरणों को एक के नीचे एक इस तरह से लिख लेना है, गुणांक बराबर हो जाए और गुणांक एक दूसरे के नीचे आ जाए, और यदि गुणांक बराबर हैं तो जोड़ने या घटाना है, और यदि गुणांक बराबर नहीं है तो गुणा करके बराबर करके और समीकरण के हल कर लेंगे। एक चर में मिल जाएगा, एक चर का मान आ जाएगा तो उसको दूसरे जो अन्य किसी समीकरण मूल समीकरण में चाहे एक में रख दें या दो में रख के हम दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। इस तरह आसानी से प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। विलोपन विधि से आप लोग इन प्रश्नों को हल करके देख लेंगे। तो यह प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज और अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।